हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। स्टूडेंट फाइनली आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल पेपर। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको 2025 बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल पेपर बताने वाला हूँ पूरे सॉल्यूशन के साथ। देखो, आप लोग पेपर कोड याद कर लेना, जितने भी हमारे स्टूडेंट 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ऐसे ही इंग्लिश का पेपर आने वाला है। और सिर्फ पेपर ही नहीं, मैं आपके लिए सॉल्यूशन भी लेकर आया हूं। देखिए, यहां पर ये पूरा सॉल्यूशन रहेगा। आगे देखो, ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है। जितना भी सॉल्यूशन है देखो, देखते जाओ, सारा सॉल्यूशन में लिख कर आया हूं और इस पूरे पेपर को हम सॉल्यूशन के साथ समझने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, ताकि आपका जो 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर आता है ना, उसमें पेपर कैसे आता है, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ मैं इस क्लास में बताऊंगा। तो 2025 में अगर आप इंग्लिश का पेपर देने वाले हो तो इस पेपर को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि इस पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। तो देखो, क्लास 12 इंग्लिश 2025, समय 3 घंटे 15 मिनट, मैक्सिमम मार्क 100 नंबर का रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ताकि ऐसे ही मैं आपको और भी सब्जेक्ट के पेपर को सॉल्यूशन के साथ लेकर आऊँ, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखो, टाइम आपके पास वही रहेगा, इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए हैं, यानी कि फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। मतलब स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, ठीक है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ABCD। मतलब आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। सभी सेक्शन के सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। मतलब जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सामने दिया गया है। ये तो कुछ निर्देश थे। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन ए पर। देखो, हमारे इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में होगा। सेक्शन ए रीडिंग होगा, टोटल 15 नंबर का ये रहेगा भैया। इसमें होगा क्या, देखो, एक आपको अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा, जैसे यहां से लेकर यहां तक दे दिया गया, ठीक है। इसको पढ़ो और इसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे ABCDE करके। 5 क्वेश्चन रहेंगे, 3-3 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। लास्ट में जो ई वाला क्वेश्चन रहेगा, ये 3 वोकेबुलरी रहेगी एक एक नंबर का, यानी कि 3 इसका। आपको 15 नंबर टोटल इसके लिए दिया जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है भैया, देखो, मैं इसको आपको हिंदी मीनिंग के साथ विथ आंसर आपको समझाने वाला हूं, ताकि समझो। तो ऐसे ही मैं पेपर बता दूंगा तो क्या फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। तो पेपर का सॉल्यूशन भी मैं लेकर आया हूं, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। जब तक है हम, ऐसे ही मैं आपको सारे पेपर का सॉल्यूशन दूंगा। देखो देखो, ध्यान से पहले पढ़ो। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि आप इस पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़ें और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर लिखें। जो क्वेश्चन दिया गया है ना, इसका आंसर हमें बाहर से नहीं लाना, इसका आंसर हमें इसी में मिलेगा। देखना, इसी में थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग ध्यान से देखना, मैं हिंदी मीनिंग के साथ बताने वाला हूं। देखो, बी बीकम कॉन्शियस ऑफ आवर वीकनेस, यानी कि बी बीकम कॉन्शियस, हमें एहसास होता है, आप आवर वीकनेस, अपनी कमजोरी का, द मोमेंट, उस समय, बी आर प्लेस्ड, जब हमें रखा जाता है या जब हमें दिया जाता है, इन सम रेस्पॉन्सिबल, कुछ रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार, पोजीशन का मतलब पद। यानी कि हमें अपनी कमजोरी का एहसास तब होता है जब हम किसी जिम्मेदार पद पर आसीन होते हैं, मतलब कोई जिम्मेदार पद हमें दिया जाता है। वैसे तो बहुत सारे लोग कहेंगे हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन जब आपको कोई काम दिया जाए, आप उसको कर लें, तब तो माना जाएगा कि भैया आप कमजोर हैं या आप कर सकते हैं काम, ठीक है। आगे देखो, बी देन ट्राई टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, यानी कि बी, हम देन, तब, ट्राई, प्रयास करते हैं, टू प्रूव, सिद्ध करने का, इक्वल, बराबर, टू द टास्क, यानी कि कार्यों को। फिर हम उस काम को करने के लिए ना खुद को सक्षम साबित करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम लोग ट्राई करते हैं कि हम खुद को सक्षम साबित कर सकें कि हम वो काम कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, अभी मैं क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा। आगे देखो, इफ वी आर एवर टेम्पटेड टू गो स्ट्रे, इफ, अगर, वी आर एवर, हम कभी भी, टेम्पटेड, टेम्पटेड का मतलब होता है मन होना, ठीक है, टू गो स्ट्रे, भटकने का, यानी कि हमें, अगर हमें कभी भी भटकने का भी मन होता है, इट इज दिस थॉट, ये वही विचार है, व्हिच, जो, प्रिवेंट्स, रोकता है, अस, हमें, फ्रॉम डूइंग सो, यानी कि ऐसा करने से। तो यही विचार है जो हमें ऐसा करने से रोकता है।
जैसे देखो, डज द एडिटर, क्या कोई एडिटर एवर केयर टू वेट हिज वर्ड, यानी कि वो अपने शब्दों को तौल कर रखता है। वेट का मतलब होता है, वे का मतलब तौल कर, हिज वर्ड अपने शब्दों को, व्हेन जब, ही लॉन्चेज मतलब जब वो आलोचना करता है, हिज फायरी डेनुसिएशन यानी कि अपनी तीखी आलोचना। देखो फायरी का मतलब होता है तीखी, डेनुसिएशन का मतलब होता है आलोचना, ठीक है। डे इन एंड डे यानी कि दिन में, आउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट यानी कि सरकार के खिलाफ। मतलब यहां पे कहा जा रहा है क्या कोई संपादक कभी भी सरकार के खिलाफ दिन रात तीखी आलोचना करते हुए अपने शब्दों को तौल कर रखता है। कोई भी संपादक है, कोई भी मान लीजिए एंकर है, ठीक है, किसी भी न्यूज का, वो सरकार के खिलाफ बोलने से पहले अपने शब्दों को तौल कर रखता है, ठीक है। आगे देखो, बट लेकिन लेट हिम हैव, उसके पास होना चाहिए ये सीट, एक सीट इन द कैबिनेट, कैबिनेट में, ठीक है। लेकिन उसे कैबिनेट में, कैबिनेट को मंत्रिमंडल हिंदी में बोलते हैं, लेकिन उसे मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नो वन इज सो थॉटफुल, कोई उतना विचारशील नहीं होता, सो वाइज उतना बुद्धिमान नहीं होता, सो फारसाइज्ड एज सी, और उतना फारसाइज्ड का मतलब दूरदर्शी नहीं होता, एज ही जैसा वो है, ठीक है। क्योंकि कोई भी, आप किसी को भी ले लीजिए, उतने जितना विचारशील, बुद्धिमान और दूरदर्शी कोई नहीं है। और टेक द केस ऑफ ये यंग मैन, मतलब किसी एक युवा का ही उदाहरण ले लो, किसी युवा का, जैसे हम लोग युवा हैं तो हमारा ही उदाहरण ले लो। हाउ रेकलेस, कितना लापरवाह, एंड इरिस्पॉन्सिबल, और गैर जिम्मेदार ही इज, वो है, मतलब कितना लापरवाह और कितना गैर जिम्मेदार है। बहुत सारे युवा हैं जो कुछ नहीं करते, बिल्कुल लापरवाह होते हैं, गैर जिम्मेदार होते हैं, तो उसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है। बट लेट हिम मैरी एंड हैव चिल्ड्रेन, बट लेट हिम, लेकिन उसको करने दो, मैरी शादी, एंड हैव चिल्ड्रेन, और बच्चे पैदा करने दो। लेकिन उसे शादी और बच्चे पैदा करने दो। होता क्या है, वही जो गैर जिम्मेदार युवा है ना, वो धीरे धीरे सुधर जाता है। अगर उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, वो सुधर जाएगा। वही कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि हमें अपनी कमजोरी का एहसास तब होता है जब हमें किसी जिम्मेदार पद पर रखा जाता है। देखो, द सेम वाइल्ड यूथ, वही उग्र युवा, इज नाउ ट्रांसफर्ड, अब वो ट्रांसफर बदल गया है, इनटू ये सोबर, एक शांत, एंड ग्रेव हाउस होल्डर, एक गंभीर गृहस्थ में। लेकिन अब वही उग्र युवा एक शांत और गंभीर गृहस्थ में बदल गया है। जो लड़का, जो युवा बिल्कुल लापरवाह और गैर जिम्मेदार था, अगर उसकी शादी हो जाए, उसके बच्चे हो जाए ना, वही युवा लड़का अब जो है एक जिम्मेदार और एक शांत गंभीर गृहस्थ में बदल जाएगा, मतलब वो भी सुधर जाएगा, क्योंकि उसके पास जिम्मेदारी आ जाएगी, बच्चे हैं, पत्नी है, सबका खर्चा उठाना है, ठीक है। वही चीज कहा जा रहा है। अब क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो स्टूडेंट। देखो, व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज, यानी कि लेखक इस गद्यांश के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। तो वो क्या संदेश देना चाहता है, देखो इसका आंसर मैं आपको बताते हुए चलूंगा। अनसीन पैसेज है, बी बीकम डॉट डॉट करके हाउस होल्डर, ऐसे आपको लिख देना इसका फर्स्ट वर्ड लास्ट वर्ड। ये तो मैंने कॉपी लिखने का तरीका बता दिया। देखो, आप लोगों को कॉपी लिखने का तरीका भी मैंने बताया है। अगर आप लोग सर्च करोगे यूट्यूब पर 12th हिंदी की कॉपी, सॉरी 12th इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें शुभम लेक्चरर, तो आपको क्लास मिल जाएगा। पूरी कॉपी लिखना मैंने सिखाया है। अगर वैसे लिखोगे ना, तो इंग्लिश में आपको 100 में 100 छोड़ो 99 तो मिनिमम मिलेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से लिखो भाई, लेकिन इसके लिए पढ़ना भी जरूरी है, ठीक। अब देखो, हम एक एक का आंसर देंगे। ए है, व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज, यानी कि लेखक इस गद्यांश के माध्यम से क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो देखो क्या है इसका आंसर, कहां मिलेगा, देखो अभी मैं बताऊंगा। थ्रू द गिवन पैसेज, दिए गए गद्यांश के माध्यम से, द ऑथर वांट्स, लेखक चाहता है, टू हाईलाइट, यानी कि उजागर करना, हाउ पीपल एडॉप्ट, कैसे लोग, एडॉप्ट का मतलब होता है बदलते हैं, वो सॉरी, एडॉप्ट का मतलब होता है अनुकूलन करते हैं, एंड चेंज और बदलते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारियों के अनुसार, एंड वीकनेस और कमजोरियों के अनुसार, दैट जो कम वित्तीय पोजीशन एक पद के साथ आता है। यानी कि दिए गए गद्यांश के माध्यम से लेखक ये हाईलाइट करना चाहता है कि लोग किसी पद के साथ आने वाली जिम्मेदारियों और कमजोरियों के अनुसार कैसे बदलते हैं। वही चीज जो ऊपर दिया गया है, देखो, बी बीकम कॉन्शियस ऑफ आवर वीकनेस द मोमेंट वी आर प्लेस्ड इन सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हो, इसी को थोड़ा चेंज करके लिख दिया गया, यही लिख दोगे फिर भी आपको 3 नंबर मिलेगा, क्योंकि वही चीज कहा जा रहा है कि इस पैसेज के माध्यम से लेखक हमसे क्या कहना चाहता है। तो वो यही तो कहना चाहता था, बी बीकम कॉन्शियस ऑफ आवर वीकनेस द मोमेंट वी आर प्लेस इन सम रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, यानी कि
वो यही कहना चाहता था, ठीक है, कि हमें अपनी कमजोरी का एहसास तब होता है जब हम किसी जिम्मेदार पद पर आसीन होते हैं। यही आप लिख दो तो वो भी नंबर मिलेगा। मैंने थोड़ा चेंज करके लिख दिया है कि थ्रू द गिवन पैसेज द ऑथर वांट्स टू हाईलाइट हाउ पीपल अडॉप्ट एंड चेंज अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वीकनेस दैट कम विथ ए पोजीशन। यानी कि इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ये उजागर या हाईलाइट करना चाहता है कि लोग किसी पद के साथ आने वाली जिम्मेदारियों और कमजोरियों के अनुसार कैसे अनुकूलन करते हैं और बदलते हैं, कैसे वो बदल जाते हैं जैसे जैसे उनको जिम्मेदारियां उनके ऊपर आती हैं। तो ऐसे लिखोगे फिर भी आपको 3 नंबर मिलेगा और ऐसे में भी आपको 3 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वही चीज है, आपको सिर्फ ढूंढ ढूंढ कर लिखना है, नंबर आपके हाथ में है। बी देखो, बी है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन टू प्रूव इक्वल टू द टास्क। ये देखो यहाँ पे दिया गया है, बी देन ट्राई टू प्रूव इक्वल टू द टास्क। इसका मतलब क्या होगा? टू प्रूव इक्वल टू द टास्क का मतलब मीनिंग क्या होगा? तो देखो, टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि हम उस काम करने के लिए, किसी काम को करने के लिए खुद को सक्षम साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसा दिया गया है, देखो, द फ्रेज टू इक्वल प्रूव टू टास्क मीन्स, यानी कि ये फ्रेज जो है, वाक्यांश कार्य के बराबर साबित होना, इसका मतलब है टू डू एवरीथिंग फ्रॉम डेवलपिंग नेसेसरी एबिलिटी, यानी कि टू डू एवरीथिंग, सब कुछ करना, फ्रॉम डेवलपिंग विकसित करते हुए, नेसेसरी आवश्यकता, एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, ठीक है, टैलेंट, टैलेंट का मतलब प्रतिभा, क्वालिटीज गुण, और कैपेबिलिटी यानी कि योग्यता, टू हैंडल यानी कि संभालने के लिए, हैंडल का मतलब होता है संभालने के लिए, और अकॉम्प्लिश, ठीक है, संभालने के लिए, और अकॉम्प्लिश ए गिवन रोल और सिचुएशन, यानी कि किसी दी गई भूमिका या स्थिति को। यानी कि इस वाक्यांश टू प्रूव इक्वल टू टास्क का जो अर्थ है वो ये है कि किसी दी गई भूमिका या स्थिति को संभालने या पूरा करने के लिए आवश्यक क्षमता, प्रतिभा, गुण या योग्यता विकसित करने से लेकर सब कुछ करना, ठीक है, मतलब खुद को प्रूफ करने के लिए आपको अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा, अपने गुण सबको लेकर चलना, वही भैया है टू प्रूव इक्वल टू द टास्क। ऐसे लिखोगे आपका 3 नंबर ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, बाकी आपको कुछ यहाँ पे नहीं करना है, ठीक, थोड़ा बहुत आप अपने तरफ से लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा। सी देखो, व्हाट चेंजेस ये रेकलेस यूथ इनटू ये सॉवर एंड ग्रेव हाउस होल्डर, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि एक लापरवाह युवा, देखो व्हाट रेकलेस, व्हाट कहाँ गया, व्हाट चेंजेस, कौन से परिवर्तन ये रेकलेस एक लापरवाह यूथ युवा इनटू ये सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर, यानी कि एक सोबर, सोबर का मतलब मैंने आपको बताया था शांत, और ग्रेव हाउस होल्डर एक गंभीर गृहस्थ में, ठीक है, मतलब एक लापरवाह युवा को एक शांत और गंभीर गृहस्थ में क्या बदल देता है? क्या बदल देता है भैया? मैंने आपको पहले ही बताया था क्या बदल देता है। देखो यहाँ पे लिखा है बट लेट हिम मैरी एंड हैव चिल्ड्रन, लेकिन उसकी शादी और उसके बच्चे होने दो। द सेम वाइल्ड यूथ इज नाउ ट्रांसफर्ड इनटू ए सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर, यानी कि वही उग्र युवा जो है वो अब एक शांत और गृहस्थ में जो है बदल जाएगा, ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे बताया था, वही लापरवाह युवा एक शांत और गंभीर गृहस्थ में बदल जाएगा, मतलब उसकी शादी होने दो, यही तो है, तो उसकी शादी ही बदल देता है, तो उसको ऐसे लिखेंगे, देखो सी वाला आंसर, मैरिज शादी, एंड पेरेंटहुड, पेरेंटहुड का मतलब होता है पितृत्व, जो पेरेंट की सेवा करना, ठीक है, चेंजेस बदल देता है, ये रेकलेस यूथ एक लापरवाह युवा को इनटू ये सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर एक शांत और गृहस्थ, गंभीर गृहस्थ में, ठीक है, यानी कि शादी यानी कि विवाह और पितृत्व एक लापरवाह युवा को भी एक शांत और गंभीर गृहस्थ में बदल देता है, मतलब शादी अगर वो कर लेता है भैया, उसके बच्चे हो जाते हैं, पेरेंटहुड मतलब वो खुद पेरेंट बन जाता है ना, तो यही सब उसको जो है एक शांत और एक गंभीर गृहस्थ में बदल देता है। 3 नंबर यही, वही चीज तो मैंने यहाँ पे भी कहा था, आप इसको भी लिख सकते हैं, बट लेट हिम मैरी एंड हैव चिल्ड्रन, द सेम यूथ वाइल्ड यूथ इज नाउ ट्रांसफर्ड इनटू ए सोवर एंड ग्रेव हाउस होल्डर, आप यहां से लेकर यहां तक लिख सकते हैं, नंबर मिल जाएगा, ठीक है, तो 3 नंबर इसका भी कंप्लीट। डी वाला देखो, व्हाट चेंजेस डू यू फाइंड इन द एडिटर व्हेन वंस ही गेट्स ये सीट इन द कैबिनेट, यानी कि जब संपादक को, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब संपादक को मंत्रिमंडल में स्थान मिल जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन मिलता है, उसमें क्या परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, तो भैया जब उसको मंत्रिमंडल में सीट मिल जाएगा, देखो यहाँ पे कहीं था,
हाँ, जब उसको मंत्रिमंडल में सीट मिल जाएगा तो क्या होगा देखो, बट लेट हिम हैव ये सीट इन द कैबिनेट, नो वन इज सो थॉटफुल सो वाइड सो फार साइज्ड एज ही। अगर आप यहां से लेकर यहां तक लिख दोगे काम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे है बट लेट हिम हैव ये सीट इन द कैबिनेट, ठीक है, लेकिन उसे मंत्रिमंडल में जगह तो मिलनी चाहिए, ठीक है। नो वन इज सो थॉटफुल सो वाइज सो फार साइज्ड एज सी, यानी कि उसके जितना विचारशील बुद्धिमान और दूरदर्शी कोई नहीं है। इतना लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपनी तरफ से बताता हूँ। देखो, when an editor gets a seat in the cabinet he become thoughtful wise and far sighted, वही चीज लिखा गया है, 3 नंबर आपको मिल गया मेरे स्टूडेंट। क्या है इसमें, कुछ नहीं है, वही चीज उठाकर यहाँ पे भी लिख दिया गया है। देखो, नो वन इज सो थॉटफुल सो वाइड सो फार साइज्ड, बस यही आपको लिख देना है, 3 नंबर कंप्लीट। अब थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, नहीं तो आप कैसे करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ई वाला, व्हिच वर्ड इन द पैसेज द अपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल, इस पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जो रिस्पॉन्सिबल का अपोजिट है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, मैंने बताया था, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार। तो भैया इसका अपोजिट क्या होगा, खुद आप लोग सोचो। इसका अपोजिट होगा रेकलेस, आप लिख सकते हो, ठीक है, रेकलेस। देखो यहाँ पे आप रेकलेस लापरवाह लिख सकते हो, लेकिन एक चीज और है, यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल का अपोजिट पूछा जा रहा है, तो आप इरेस्पॉन्सिबल लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा। इरेस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार, अपोजिट तो पूछा जा रहा है, तो आप दोनों लिख सकते हो, चाहे इरेस्पॉन्सिबल लिखो चाहे रेकलेस, दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि रेकलेस का मतलब भी लापरवाह होता है, इरेस्पॉन्सिबल का मतलब गैर जिम्मेदार होता है, तो दोनों सेम ही है लगभग लगभग, तो आप दोनों लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा, What does the word to go astray mean in the passage? To go astray का मतलब क्या है, to go astray का मतलब भटक जाना, तो इसका मतलब क्या होगा, to go away from the correct path or correct way of doing something। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, किसी काम को करने के सही रास्ते या सही तरीके से दूर चले जाना, उसी का मतलब होता है to go astray, यानी कि भटक जाना, ठीक है। तीसरा, Which word in the passage mean aware of? इस पैसेज में कौन सा वर्ड है जिसका मतलब अवेयर ऑफ है। अवेयर ऑफ का मतलब होता है जागरूक, ठीक है। तो इसमें देखिए, एक मैंने आपको कंसियस बताया था, ठीक है, बी वीकम कंसियस, हमें एहसास होता है, तो कंसियस जो होगा भैया ये इसका मतलब भी वही होगा जो अवेयर ऑफ का होता है, तो कंसियस आपका हो जाएगा। तो ये भी 3 नंबर कंप्लीट, यानी कि 5 क्वेश्चन थे, हमने पांचों का आंसर दिया, 3-3 नंबर के, 15 नंबर आपका कंप्लीट हो गया भैया। देखो मैंने ज्यादातर समझाने का कोशिश किया आपको, लेकिन इसका मैं अलग से भी एक क्लास लेकर आ जाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे कि सर आप अनसीन पैसेज का एक स्पेशल क्लास लेकर आइए, तो आप बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे मेरे भाई, ठीक है। चलो इसको मैं हटाऊं, ये हमारा हो गया 15-17 मिनट इसी में चला गया। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेक्शन बी राइटिंग पे अब हम लोग चलेंगे। देखो दूसरा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, 10 नंबर का मतलब आर्टिकल राइटिंग रहेगा। सेक्शन बी जो राइटिंग है ना, 20 नंबर का टोटल आता है, 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का लेटर, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, ध्यान से समझना। आपको 100 से 150 वर्ड में किसी एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है। जैसे ए है अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना, बी है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, सी है योर प्लान फॉर फ्यूचर, यानी कि भविष्य के लिए आपकी योजना। तीनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है, पूरे के पूरे 10 नंबर का आता है मेरे भाई, ठीक। अब आर्टिकल तो मैं इसमें बताऊंगा नहीं, ठीक है, अभी मैं सेक्शन सी पूरा सॉल्व कराऊंगा, ग्रामर सेक्शन, टेंशन मत लेना। लेकिन आर्टिकल अगर आपको पढ़ना है तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, आप लोग यूट्यूब पर जाना और सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, सबको मैंने बताया है। नहीं पढ़ रहे हो, गलती आपकी है, तो जाकर अभी इस वीडियो को देखने के बाद सर्च करना, जितने भी आर्टिकल है सब मिल जाएंगे, कैसे लिखना है वो भी मैंने बता दिया है, 10 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो जाकर सर्च करना, पीछे शुभम लेक्चर लगा देना, क्लास मिल जाएगा। तीसरा, अब लेटर पे आते हैं। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को आप ये न्यूज़पेपर यानी कि दैनिक समाचार अबाउट फ्रीक्वेंट यानी कि लगातार ब्रेकडाउन, कटौती ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में, यानी कि अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने या बिजली की कटौती की समस्या के बारे में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखो। भैया 10 नंबर का आता है, ये लेटर मैंने पहले ही बता दिया, इसको भी जाकर सर्च करना, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चरर, वो आपको वीडियो मिल जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट लेटर हैं सबको मैंने बता दिया, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, 10 नंबर जाके कंप्लीट कर लो मेरे भाई, ठीक है। जो भी सर्च करना है पीछे शुभम लेक्चरर लगाना, सब मिलेगा।
तो इसके बाद देखिए, अगर मान लो आपको ये नहीं पता है तो दूसरा कर सकते हैं। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल, यानी कि अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखो आप योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, टू ग्रांट योर फुल फी कंसेशन, यानी कि अपने पूरे फीस में छूट देने के लिए। तो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को पूरी फीस में छूट देने के लिए एक पत्र लिखो। भैया ये भी आपके पूरे का पूरा 10 नंबर का होगा, दोनों में से आप जो चाहें वो कर सकते हैं। 20 नंबर का ये हो गया 10 आर्टिकल 10 लेटर। अब सेक्शन सी पे चलेंगे, ग्रामर सेक्शन 25 नंबर का आता है। इस पे चलते हैं और इसको समझते हैं। इसका सॉल्यूशन भी मैं दूंगा, टेंशन नॉट, ठीक है। देखो जैसे ए वाला हमारा है, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, क्योंकि ऐसा क्लास आपको बार बार नहीं मिलने वाला। देखो ए, ये फॉरेनर हु सेटल्स इन ये कंट्री, देखो 4 नंबर है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन क्वेश्चंस, ठीक है। 10 नंबर के आपके रहेंगे, यानी कि 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम, सिंटैक्स, ये सब रहेंगे, ठीक है। 10 नंबर आपको मिलेगा। देखो ए वाला, ये फॉरेनर हु सेटल्स इन ये कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि किसी देश में बसने वाले विदेशी को क्या कहते हैं। ये फॉरेनर एक विदेशी, हु सेटल्स जो बसता है, इन ये कंट्री एक देश में, इज कॉल्ड कहलाता है। किसी देश में बसने वाले विदेशी को क्या कहते हैं। फर्स्ट है इमिग्रेंट, यानी कि आप्रवासी। सेकंड है एमिग्रेंट, यानी कि प्रवासी। थर्ड है एलियन, एलियन का मतलब होता है विदेशी। फोर्थ है विजिटर, विजिटर का मतलब होता है आगंतुक। तो भैया उसको हम इमिग्रेंट बोलते हैं, ऐसे आप लोग लिखना सेक्शन सी। 4 का ए का फर्स्ट सही होगा इमिग्रेंट, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। सिंपल सिंपल, ठीक है। तो ऐसे इमिग्रेंट का मतलब होता है आप्रवासी, यही सही होगा, ठीक है। बी, टू डाई इन हार्नेस मीन्स, यानी कि काम करते हुए मरना, इसका अर्थ क्या होगा। तो फर्स्ट है प्रीमेडिटेटेड मर्डर, यानी कि पूर्व नियोजित हत्या, ठीक है। दूसरा डाइंग यूथ इन एन एक्सीडेंट, यानी कि दुर्घटना में युवावस्था में मृत्यु हो जाना। थर्ड है टू डाई व्हाइल इन सर्विस, सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाना। फोर्थ है टू बी टेकन बाय सरप्राइज, यानी कि आश्चर्यचकित होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा थर्ड वाला, टू डाई व्हाइल इन सर्विस, यानी कि सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाना। तो बी का थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऐसे आप लोग लिख देना जैसा मैंने लिखा है। सी, द सिनोनिम्स ऑफ डिलीगेंट इज, डिलीगेंट का सिनोनिम्स क्या होगा। अब डिलीगेंट का मतलब होता है मेहनती, जैसे आप लोग हैं, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा। फर्स्ट है इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, नो। सेकंड है एनर्जेटिक, ऊर्जावान, नहीं। थर्ड है मॉडेस्ट, मामूली, नहीं। फोर्थ है इंडस्ट्रियस, यानी कि मेहनती, हाँ यही तो सही होगा। डिलीगेंट का मतलब भी मेहनती और इंडस्ट्रियस का मतलब भी मेहनती, तो सी का चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। डी देखो, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। मतलब कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसमें किस सेंटेंस में किस वर्ड में गलती है, इस सेंटेंस में किस वर्ड में गलती है, ये सिंटैक्स है। देखो फर्स्ट है कैटल, सेकंड है आर, थर्ड है इन, फोर्थ है द। तो भैया इसमें कैटल्स में गलती है, कैटल्स नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कैटल्स नहीं रहेगा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आप लिख सकते हैं द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये सही होगा, ठीक है। या कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ई देखो, द एंटोनिम ऑफ इनविटेबल इज, इनविटेबल का एंटोनिम क्या होगा। अब आप कहेंगे सर जी इनविटेबल का मतलब क्या होता है। इनविटेबल का मतलब होता है अपरिहार्य, इसका विलोम शब्द क्या होगा। एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द होता है। तो फर्स्ट है अवॉइडेबल, अवॉइडेबल का मतलब क्या होता है, परिहार्य। सेकंड है इनसेपरेबल, इनसेपरेबल का मतलब होता है अनावश्यक। थर्ड है अननेसेसरी, अननेसेसरी का मतलब अनावश्यक होता है। थर्ड वाला होगा अविभाज्य, ठीक है। इनसेपरेबल का मतलब अविभाज्य। फोर्थ है अनसर्टेन, यानी कि अनिश्चित। भैया अवॉइडेबल होगा, देखो इनविटेबल का मतलब मैंने बताया अपरिहार्य और अवॉइडेबल का मतलब परिहार्य, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। बस हो गया मेरे भाई, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। अब 5 का ये, यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, ये सब होंगे। देखो चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इसमें से किसी एक को आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो। दो आपको दिए गए हैं, एक करना। जैसे फर्स्ट है ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, यानी कि उसने मुझसे कहा कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कुछ पैसे दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। इसको हम करेंगे, पहले समझ लो ये कौन सा सेंटेंस है आपका। रिपोर्टेड स्पीच जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको बनाएंगे कैसे। देखो
ही आस्क्ड मी, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज करते हैं या फिर इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करते हैं, तो हमने आस्क्ड लिख दिया, ही आस्क्ड मी। ठीक है, अब आपका है कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, आपका आगे जो है हेल्पिंग वर्ब है, ठीक, क्वेश्चन वर्ड आगे नहीं, हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको क्या करना है, अफर्मेटिव में अब इसको बनाना है। यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी, तो यू मी से बदलेगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो यहाँ पे इफ लगाना है बीच में, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ लगता है, तो ही आस्क्ड मी इफ आई, देखो यू बदलेगा मी से तो आई हो जाएगा, आई, कैन बदल जाएगा कुड में, क्योंकि अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में कैन है तो इनडायरेक्ट में कुड में बदल जाएगा, तो इफ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर मी, आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही, तो मी के लिए इसका केस हिम यूज कर देंगे, तो ही के लिए हिम, ठीक है, तो ये हिम हो जाएगा। तो ही आस्क्ड मी इफ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम, अब ये बिल्कुल सही है, समझ में आया, मतलब हमने सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में था तो सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज कर दिया, अब कैन आगे था तो मैंने इफ लगा दिया, इफ, ठीक है, यू बदल गया मी से तो आई हो गया, कैन बदल गया कुड में, आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम हो गया दूसरा, ये आपका बिल्कुल सही है, 2 नंबर हो गया। मैं यहाँ पे अभी दे दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका सारे का ले लेना, ठीक है। दूसरा देखो, द टीचर सेड टू द बॉयज, यानी कि अध्यापक ने लड़कों से कहा, डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, यानी कि क्लास में शोर मत मचाओ। अब ये कौन सा सेंटेंस है, डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य, तो आपको करना क्या है, सैड टू के स्थान पर आपको क्या लिखना है, जो यहाँ पे कहा जा रहा है, जैसे वो कमांड कर रहे हैं तो हम कमांडेड का यूज करेंगे, तो द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स, देखो आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देना, चाहे यहाँ पे बॉयज लिख देना, आप दोनों लिख सकते हैं, चलो यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट लिख देना, ठीक है, ताकि दोनों सेम हो जाए। तो द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक नॉइज इन द क्लास, मतलब आपके इंपरेटिव सेंटेंस में टू तो लगता ही है, लेकिन डू नॉट लगा है तो पहले नॉट लिखेंगे फिर टू लिखेंगे, ठीक है, तो द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट नॉट टू मेक नॉइज इन द क्लास, ठीक है, ऐसे आपका हो जाएगा। चलो बी वाला देखो, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपका ये सिंथेसिस है, मतलब आपको जो ब्रैकेट में दिया गया उसके अनुसार आपको कंबाइन करना है। जैसे देखो फर्स्ट है, हर हस्बैंड डाइड, उसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई, उसके पति की मृत्यु हो गई। सी हियर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। सी फैंटेड, वो बेहोश हो गई। अब देखो यहाँ पे 3 सेंटेंस हैं, एक आपका ये है हर हस्बैंड डाइड, दूसरा है सी हियर्ड द न्यूज, तीसरा है सी फैंटेड, 3 सेंटेंस है, तीनों को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है, वो भी कौन सा सेंटेंस, जो ब्रैकेट में दिया गया, सिंपल सेंटेंस, तीनों को जोड़ के एक सेंटेंस बनाओ, लेकिन मीनिंग ना बदले भैया, तो इसको कैसे बनाओगे, ठीक, कैसे बनाओगे, चलो देखते हैं भाई। चलो इसको कैसे बनाएंगे, देखो कुछ इस प्रकार से, बी का फर्स्ट है, हैविंग हियर्ड द न्यूज, यानी कि समझ आप हर हस्बैंड डेड, यानी कि अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर सी फैंटेड, वो बेहोश हो गई। देखो मैंने एक सेंटेंस में बना दिया, हैविंग हियर्ड द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, ये कॉमा लगा है, ठीक है, सी फैंटेड, यानी कि पति की मृत्यु का समाचार, अपनी पति की मृत्यु का समाचार सुनकर वो बेहोश हो गई। देखो एक सेंटेंस मैंने बना दिया, वो भी कौन सा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, और आपका 2 नंबर कंप्लीट करा दिया। ऐसे आपको 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेज को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना होता है सिंथेसिस में। इसके बाद दूसरा देखो, सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉज, ठीक है, यहां पे फुल स्टॉप रहेगा, तो सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉज, ठीक, यानी कि कहा जा रहा है कुछ लोग किसी महान उद्देश्य के लिए मर जाते हैं, ठीक है, सम पीपल डाइज, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, फॉर सम नोबल कॉज, यानी कि कुछ महान उद्देश्य के लिए, तो कुछ लोग किसी महान उद्देश्य के कारण मृत हो जाते हैं। दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, उनका सम्मान, उनका सभी लोग सम्मान करते हैं। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखिए बदलना है, ये कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, कैसे बदलोगे चलो देखते हैं। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, सम पीपल, कुछ लोग, ठीक है, सम पीपल का मतलब तो वही होगा कुछ लोग, हु डाइज फॉर सम नोबल काजेज, जो कुछ महान उद्देश्य के लिए मर जाते हैं। आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, उनका सभी सम्मान करते हैं। देखो कॉमा लगा के मैंने एक सेंटेंस बना दिया है कि सम पीपल हु डाई फॉर सम नोबल कॉजेज आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, यानी कि कुछ लोग जो किसी महान उद्देश्य के लिए मृत हो जाते हैं, उनका सभी लोग सम्मान करते हैं। बस हो गया भैया, 2 नंबर आपका कंप्लीट, दोनों में से एक ही करना था, मैं दोनों बता रहा हूँ। सी वाला देखो, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, 2 नंबर का रहेगा। जैसे फर्स्ट है आपका, डिड यू सी हिम यस्टरडे, ये आपका क्या है बताइए, ये ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे स्टूडेंट, क्या है ये
ये ट्रांसफॉर्मेशन है, सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म इसमें करना होता है। जैसे देखो, डिड यू सी हिम यस्टरडे, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। बदल दो भैया, ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो क्या करेंगे, डिड यू सी हिम यस्टरडे, क्या तुमने उसे कल देखा, यही तो होगा। ठीक, जो मैं बोल रहा हूं यही चीज होगा, क्या तुमने उसे कल देखा, इसको पैसिव वॉइस में बदलो। तो देखो पैसिव वॉइस में पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। देखो पहले तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, चूंकि ये इंट्रोगेटिव में दिया है, तो पहले हम वाज बियर का यूज करेंगे, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसके पैसिव वॉइस में वाज बियर का यूज करते हैं। तो वाज हम पहले लगाएंगे, ठीक है। अब फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या तुमने कल उसको देखा, किसको देखा, उसे, हिम, ये ऑब्जेक्ट है। हिम का सब्जेक्टिव केस होगा ही, तो वाज ही, ठीक है। फिर सी का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सीन, ठीक है। बाय यू, बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे, यू यस्टरडे, ऐसे लिख देंगे जैसे इसमें लिखा है। देखो सी का फर्स्ट, वाज ही सीन बाय यू यस्टरडे, ऐसे लिख देंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। दूसरा, तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, यानी कि तुलसीदास महानतम कवियों में से एक थे, ठीक है। इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री में है। देखो ग्रेट में ईएसटी लगा है, इसको पॉजिटिव में ऐसे लिखेंगे, वेरी फ्यू पोएट्स आर एज ग्रेट एज तुलसीदास। वही चीज है, सेम वही चीज है, मतलब कुछ लोग इसका मतलब क्या होगा आप लोग खुद ही बताएं, और बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को तैयार करके ही जाना है, ठीक है। देखो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, वेरी फ्यू पोएट्स आर एज ग्रेट एज तुलसीदास, यानी कि तुलसीदास जितने महान कवि बहुत कम है, वही चीज है, ठीक है। तो ये आपका भैया ये भी हो चुका है। इसमें एक चीज और है, अब हम दोनों पेजेस को हटाएंगे और अपने नेक्स्ट वाले पे चलेंगे। देखो डी वाला, ये सिंटैक्स है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, किसी एक सेंटेंस को आपको सही करके लिखना है, ये सिंटैक्स है। जैसे फर्स्ट है, मिल्क इज प्रीफरेबल देन टी, ठीक है। मिल्क इज प्रीफरेबल देन टी, ये आपको दिया गया, यानी कि दूध चाय से बेहतर है। तो इसमें ऐसे इसको सही करके लिखेंगे, मिल्क इज प्रीफरेबल टू टी, देन के जगह पर टू लगा देंगे, बस सही हो जाएगा ये, क्योंकि प्रीफरेबल के पास टू लगेगा। दूसरा, ही हैड रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे, उसे कल एक पत्र मिला, नहीं बेटा, ही रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे, ये आपका रहेगा, ही हैड नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंटैक्स, दोनों मैंने सही करके लिख दिया। ई वाला देखो, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूंगा। जैसे फर्स्ट देखो, इसमें करना क्या है, जैसे ये स्टेशनरी स्टेशनरी दोनों दिखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन इसका मीनिंग अलग अलग है। इसको प्रूफ करना है कि आप इसको सेंटेंस में यूज करके दिखाइए कि ये दोनों अलग अलग है। दूसरा, साइट साइट, इन दोनों को प्रूफ करके दिखाइए, तो मैं कर देता हूं। देखो, ये आपका रहा भैया स्टेशनरी, ठीक है। ये क्या है, स्टेशनरी। इस स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर। तो देखो स्टेशनरी, इसको मैं सेंटेंस में यूज करता हूं, ऐसे आपको यूज करना जैसे इसमें यूज किया गया है। एन एस्ट्रोनॉट, एक अंतरिक्ष यात्री, विल अटेम्प्ट टू लीव द स्टेशनरी स्पेसशिप एंड देन रिटर्न टू इट, यानी कि एक अंतरिक्ष यात्री स्थिर अंतरिक्ष यान को छोड़ने का प्रयास करेगा और फिर उसी में वापस आ जाएगा। ये आपका इसका मतलब स्थिर हो गया। ये दूसरा जो स्टेशनरी है भैया, इसको हम बताते हैं, ये स्टेशनरी जो है इसका मतलब स्टेशनरी होता है जैसे कॉपी किताब की दुकान। तो यू हैव टू पे, आपको पे करना होगा डबल द अमाउंट, यानी कि डबल अमाउंट फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए, इंक्लूडिंग पेन एंड पेंसिल दियर, यानी कि पेन और पेंसिल को लेकर, ठीक है। तो आपको वहां पेन और पेंसिल सहित स्टेशनरी के लिए दोगुनी राशि चुकानी पड़ेगी। ऐसे देखो, साइट साइट है, इस साइट का मतलब होता है दृश्य और इस साइट का मतलब होता है साइट, ठीक। देखो ये साइट, इसको मैं करता हूं, इट वाज ए मैग्निफिकेंट साइट टू सी द माउंटेन, यानी कि इट वाज, ये था, ये मैग्निफिसेंट साइट, एक शानदार दृश्य, टू सी द माउंटेन, यानी कि पहाड़ों को देखना। तो पहाड़ों को देखना एक शानदार दृश्य था। इस साइट का मतलब साइट होता है, यू नीड टू विजिट द कंस्ट्रक्शन साइट टू सी द मॉडिफिकेशन, यानी कि संशोधनों को देखने के लिए आपको निर्माण स्थल पर जाना होगा। तो ऐसे आपको सेंटेंस में यूज करना होता है, नंबर आपको दे दिया जाता है। अब सेक्शन डी पे हम लोग चलेंगे। सबसे ज्यादा नंबर का सेक्शन यही होता है, पूरे 40 नंबर का। इसमें प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस आते हैं। इसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, और जानना भी जरूरी है, ठीक। तो इन सबको हम देखते हुए चलेंगे आज। चलो देखते हैं भैया। सबसे पहले
एक चीज और है इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 5 नंबर का आता है, ये भी करना आपको सीखना है, मैं बताऊंगा आगे आगे। सेक्शन डी देखते हैं। देखो पहले प्रोज के क्वेश्चन रहेंगे 7 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, 8 नंबर का रहेगा। ठीक है, आपको कैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, देखो पहले प्रोज की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोज का 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग रहेगा 15 नंबर, फिर पोएट्री का 1 स्टैंजा 1 सेंट्रल आइडिया 10 नंबर, फिर सप्लीमेंट्री का भी 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग 15 नंबर, टोटल मिलाकर 40 नंबर होगा। देखो ए है, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, मुकेश अपने जीवन में क्या बनना चाहता था। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। पहले मैं प्रोज की बात कर रहा हूं, ठीक है, पहले मैं प्रोज की बात कर रहा हूं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं। आगे देखो और लगा है भैया। ठीक है, ये आपका लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का क्वेश्चन था ये वाला। दूसरा देखो, व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्रॉनिंग इन डीप वाटर, यानी कि व्हाट डिड द ऑथर थिंक, लेखक क्या सोच रहा था, व्हेन जब ही वाज ड्रॉनिंग इन डीप वाटर, जब वो गहरे पानी में डूब रहा था। तो जब लेखक गहरे पानी में डूब रहा था तो उसने क्या सोचा, ये डीप वाटर चैप्टर का क्वेश्चन है। तो दोनों में से कोई एक करो, 4 नंबर ले जाओ। ऐसे बी रहेगा, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ वर्ड बीइंग ए रेड ट्रैप, यानी कि फ्रॉम वेयर कहाँ से, डिड द पेडलर फेरी वाले को, गेट द आइडिया विचार आया, ऑफ वर्ड संसार को, बीइंग ए रेड ट्रैप की एक चूहेदानी है, यानी कि फेरी वाले को ये विचार कहाँ से आया कि दुनिया एक चूहेदानी है। नहीं पता तो और लगा है भैया, ये द रेड ट्रैप चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो, व्हाट डिड गांधी जी डू आफ्टर नोइंग द माइजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एंड चंपारण, यानी कि चंपारण में किसानों की माइजरेबल कंडीशन यानी कि दयनीय स्थिति को जानने के बाद, नोइंग का मतलब होता है जानने के बाद, गांधी जी ने क्या किया। ठीक है, ये आपका हो गया। तो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको करने होते हैं 8 नंबर का, एक लॉन्ग रहेगा 8वां क्वेश्चन। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, आपको 30 शब्दों में इसका आंसर देना है। फॉर 80 वर्ड, 80 शब्दों में। ए, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल टू द फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, यानी कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन, क्या योगदान था, ठीक है, ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य लोगों का, टू द फ्रीडम मूवमेंट यानी कि आजादी के समय। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में आम लोगों का क्या योगदान था, जो हम जैसे आम लोग हैं। बी, द स्टोरी राइट ट्रैप इज ए मिक्सचर ऑफ इंटरटेनमेंट एंड फिलोसफी एक्सप्लेन, यानी कि द स्टोरी कहानी राइट ट्रैप इज ए मिक्सचर, एक मिश्रण है, ठीक है, ऑफ इंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन का, एंड फिलोसफी और दर्शन का, एक्सप्लेन व्याख्या करो, यानी कि कहानी जो द राइट ट्रैप है ये मनोरंजन और दर्शन का मिश्रण है, स्पष्ट करो। तो दोनों में से कोई एक करो, 7 नंबर भैया ले जाओ। अब पोएट्री पे आएंगे। पोएट्री में देखो, इसका मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैंने इंग्लिश का एक महामैराथन क्लास भी आपको दिया, उसको देख लेना, काम हो जाएगा। देखो 9 नंबर, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, 6 नंबर। ये स्टैंजा है पोएट्री का। देखो, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। ये आपको दिया गया है भैया, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। आगे देखो, इसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे, ए बी सी, तीनों को आपका आंसर देना है भैया। 6 नंबर आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से, बहुत इजी है भाई। आगे मैं बताऊंगा स्टेंजा। 10 नंबर, सेंट्रल आइडिया रहेगा इसी पोएट्री से। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, जैसे ए थिंग ऑफ ब्यूटी माई मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट। देखो भैया, सेंट्रल आइडिया ही 12th इंग्लिश में एक ऐसा टॉपिक्स होता है जो 100% फिक्स होता है कि हाँ आएगा। और जो 3 सेंट्रल आइडिया यहाँ दिए हैं ना, यही 3 आने हैं भैया, तीनों को याद कर लो, पक्का 100% गारंटी है इसी में से आएगा, या तीनों हो सकते हैं आ जाए। 11 नंबर, अब सप्लीमेंट्री पे चलेंगे। 10 नंबर पोएट्री का हो गया। सप्लीमेंट्री भी हमारे प्रोज की तरह रहेगा, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग, 15 नंबर। देखो, व्हाई कुड, शायद ये, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहना चाहिए था, जैसे उसमें लिखा था कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, ऐसे लिखना चाहिए था। ठीक है, ए देखो क्वेश्चन, हाउ डिड चार्ली एंटर द थर्ड लेवल, यानी कि चार्ली जो है उसने थर्ड लेवल में कैसे प्रवेश किया। ठीक है, मतलब चार्ली जो है उन्होंने वो थर्ड लेवल में कैसे प्रवेश किया। नहीं पता तो और लगा है, थर्ड लेवल चैप्टर का क्वेश्चन था। ये देखो, व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड एट टाइगर्स किंग बर्थ, यानी कि टाइगर किंग के जन्म के समय क्या भविष्यवाणी की गई। ये द टाइगर किंग चैप्टर का क्वेश्चन है, दोनों में से एक करो, 4 नंबर ले जाओ। बी देखो, हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी इन्वायरमेंटल चेंजेस, यानी कि हाउ इज अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कैसे है द परफेक्ट प्लेस, परफेक्ट जगह टू स्टडी
अध्ययन करने के लिए एनवायरमेंटल चेंजेस यानी कि एनवायरमेंटल परिवर्तन को, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अंटार्कटिका पर्यावरणीय परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए किस प्रकार उपयुक्त स्थान है, ठीक है। नहीं पता तो और लगा है। व्हाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका, सदाओं को अमेरिका क्यों भेजा गया, भैया पढ़ाई के लिए भेजा गया और क्यों, ठीक है। ये हो गया। एक इसमें लॉन्ग भी रहेगा 12 नंबर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। 7 नंबर का ए देखो, डिस्क्राइब अंटार्कटिका इन योर ओन वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पाठ के आधार पर अंटार्कटिका को का अपने शब्दों में आपको व्याख्या करना है। बी, राइट अबाउट द आउटकम ऑफ चार्लीज क्वेस्ट फॉर द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर द थर्ड लेवल के लिए चार्ली की खोज के परिणाम के बारे में लिखिए। बस यही आपको लिखना होता है। तो भैया पूरा पेपर हमारा फिनिश हो गया, 40 मिनट का अप्रॉक्स ये क्लास हो गया और क्लास बहुत स्पेशल था। हमने आपको बताया कि 4 सेक्शन में आपका पेपर होगा, ए बी सी डी। ए वाला सेक्शन रहेगा 15 नंबर का, बी वाला रहेगा 20 नंबर का, सी वाला रहेगा 25 नंबर का, डी वाला रहेगा 40 नंबर का। टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा। सॉल्यूशन मैंने जहां तक हो सकता था आपको दिया और आगे भी मैं आपको बताता रहूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जाते जाते अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।